हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कोनाक सिंगल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। जैसा कि हम लोग इस बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं वेक्टर पार्ट 4। ये वेक्टर 4 मीन्स क्या है? वेक्टर पार्ट 4। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने वेक्टर के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। वेक्टर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था बेसिक्स, यानी कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। पार्ट सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पार्ट जो थर्ड था हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक वेक्टर, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब जो पार्ट 4 है, इसके अंदर हम थोड़ी जर्नल बातें करेंगे, यानी कि मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं, जर्नल बातें ऑन किसके ऊपर बातें करेंगे हम थोड़ी वेक्टर्स के ऊपर जर्नल बातें करेंगे, यानी कि कुछ थोड़ा हटके इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो? तो आज अब इसके अंदर देखो स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं वेक्टर पार्ट 4 फिजिक्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर बताया था, आप लोगों को अगर ध्यान में है तो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर पहले छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिटी। ठीक है, तो सभी को पता है यूनिट मीन्स यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? जैसे कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड तो रहेगा 1, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन इसकी कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगी। जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि मैंने ये इस तरीके से कुछ बताया था, ये x, ये y कोऑर्डिनेट और ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस। तो मैंने वेक्टर के बारे में आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर अगर x के अंदर है, यानी कि x डायरेक्शन के अंदर फिर x एक्सिस के अंदर है, तो उस वेक्टर को पता लगाने के लिए कि वो x में है या किधर है, या y में है, z में है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया था एक यूनिट वेक्टर के साथ में, किया था यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर को मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था? x के अंदर उस यूनिट वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया था I से। ठीक है, y के अंदर उस यूनिट वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया था J से। z के अंदर उस यूनिट वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया था K से। अब ये जो है ये क्या है? ये कैप है, यानी कि इस तरीके से कुछ, यानी कि I कैप, J कैप एंड K कैप। ये क्या बता रहे हैं? ये सिर्फ मेरे को बता रहे हैं डायरेक्शन। क्या बता रहे हैं? सिर्फ डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इन x, y एंड z। यानी कि x के अंदर I बता रहा है, y के अंदर j बता रहा है, z के अंदर k बता रहा है। क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो कितना है? मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन इनकी डायरेक्शन कौन बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है I, J, K। यानी कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि मेरे पास कोई वेक्टर a है, a मेरे पास कोई भी वेक्टर है, उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं 2i कैप। तो इस 2i कैप का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है किस डायरेक्शन के अंदर है? ये x डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 2। इसी तरीके से मेरे पास b वेक्टर है, b वेक्टर मैंने ऐसे लिख दिया 6k कैप। तो k का मतलब कितना है? यानी कि इस वेक्टर b वेक्टर का मतलब क्या है? b वेक्टर, यानी कि ये जो b वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है, और किस डायरेक्शन के अंदर? ये z डायरेक्शन के अंदर है। किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। यानी कि I, J, K तो मेरे को डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, x, y, z के डायरेक्शन के बारे में, और उनका जो कोफिशिएंट है, यानी कि ऐसा मैं लिख सकता हूं इधर, कोफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप। कोफिशिएंट ऑफ I, J, K ये मेरे को क्या बताएंगे? कोफिशिएंट ऑफ I, J, K ये बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे कि I, J, K यहाँ पे तो सिंपली है, तो इसको यूनिट वेक्टर बोला। यूनिट वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि इनके साथ में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे इनके साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2। ठीक है, यानी कि क्या पता लगा? यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होती है, होती जरूर है डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड सभी का 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक सिंपल वेक्टर है, उस वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? बात ये आती है। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा दिया, यूनिट वेक्टर ये होता है। लेकिन आप ये पूछ सकते हो कि सर मेरे पास अगर कोई भी वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर का अगर मेरे को पता लगाना है कि यूनिट वेक्टर किस तरीके से, तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? यूनिट वेक्टर के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए? देखो, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? हैविंग मैग्नीट्यूड 1। मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर इस तरीके से है, ये क्या कोई भी एनी वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यूनिट वेक्टर का सिंबल ऊपर तो ए कैप होती है, तो ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है।
किसका, ए का। तो मैं क्या करूंगा, ए कैप इज इक्वल टू जो वेक्टर है उस वेक्टर को तो मैं रखूंगा एज इट इज, उसको डिवाइड कर दूंगा इसके मैग्नीट्यूड से। जब ये जो मेरे पास फॉर्म आएगी, ये फॉर्म क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर, ए का, यानी कि ए वेक्टर का क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। किस तरीके से समझोगे, जैसे कि ऐसे समझो कि मेरे पास ए है, ठीक है, ए वेक्टर मेरे पास इस तरीके से गिवन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है इसके अंदर एक्स भी है, वाई भी है और जेड कंपोनेंट भी है, यानी कि किसी ना कहीं स्पेस के अंदर है, स्पेस में, यानी कि इस तरीके से कुछ है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो एक्स के अंदर आई, वाई के अंदर जे और जेड के अंदर के, यानी कि ये कुछ ना कुछ इधर की साइड है, जहाँ पे मेरा पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मैं इस पेन की जो आगे का जो नोब है इसको मैं हिला रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये पॉइंट है, क्योंकि ये एक्स के अंदर भी है, देखो वाई के अंदर भी है और जेड के अंदर भी, बाहर की साइड भी है और ऊपर की साइड भी और इधर की साइड भी है। तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ यहाँ पे है, यानी कि जो ए वेक्टर है ये इधर की साइड है। तो यहाँ पे अगर देख रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे लोकेट करता हूँ इसको जनरली, तो यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो इस वजह से मैंने इन तीनों का सम लिखा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही बताता है मेरे को कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर। तो इस ए वेक्टर मेरे पास आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि जर्नल वेक्टर है जो स्पेस के अंदर है। अगर मेरे को इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर मेरे को इसका निकालना है। तो किस तरीके से निकालूंगा, ए कैप इज इक्वल टू में ए वेक्टर एज इट इज, यानी कि ये एज इट इज लिखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो एज इट इज लिखो और इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी इसके कंपोनेंट है, आई जे के कंपोनेंट है, इनका स्क्वायर करो और आपस में ऐड करो, ऊपर क्या कर दो अंडर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका कर दो अंडर रूट। तो ये जो मेरे पास टर्म आएगी, ये टर्म मेरे पास क्या आएगी, ये आएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है। एग्जांपल देखो, ए है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, यानी कि इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, इसके अंदर x2 है, y3 है और z 4 है। इसका मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो किस तरीके से निकालूंगा, a कैप एज इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसको डिवाइड कैसे कर दूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्योंकि हमें यही तो करना पड़ता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसके अंदर ये एक्स है, ये क्या है वाई है और ये क्या है जेड। तो नीचे किसका कर दिया, तीनों का स्क्वायर प्लस में सम, और ऊपर क्या कर देंगे अंडर रूट। तो इसकी जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और टोटल सम नीचे कितना है 9 प्लस 3 कितना होता है 13, और 13 प्लस 16 कितना होता है 9 और 2 यानी कि अंडर रूट 29। तो ये मेरे पास टोटल एक क्या आ गया, ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये तो मेरे पास सिंपल यूनिट वेक्टर आया, ठीक है, लेकिन अब मैं ये बोल देता हूँ कि मेरे ये तो आगे समझ में, ठीक है, ये आप लोग छाप लेना जैसा भी आप लोग को ठीक लगे, जिस भी तरीके से आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में उतारना है, क्योंकि मैं लैंग्वेज साथ साथ में लिखूंगा तो लंबी बहुत वीडियो चल जाएगी, उसका कोई फिर मतलब है नहीं। अगर आप लोगों को मेरा प्रोनाउंसिएशन और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीजें समझ में आ रही है तो लैंग्वेज आप लोग खुद भी बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर ही बात करते हैं कुछ। ये तो देखो हमारे पास सिंपल हमने पढ़ा ये वाली चीज, तो यानी कि ये तो मेरे पास क्या थी, सिर्फ एक ही वेक्टर था। लेकिन मान लो मेरे पास दो वेक्टर हो जाए, यानी कि एक तो मेरे पास ये खुद ही वेक्टर है अपने आप में, और इसी तरीके से मान लो बी वेक्टर है, ये मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया। इसी तरीके से मान लो बी वेक्टर मेरे पास इस तरीके से है कुछ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों वेक्टर के आपस के अंदर पैरेलल है। अब पैरेलल पता लगाने के लिए मैं किस तरीके से करूंगा, मैं ये बोल रहा हूं ए है, ये क्या है पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर ये बोलते हैं सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अब इसके अंदर देखो बी वाले वेक्टर के अंदर, बी वाले वेक्टर के अंदर मैं 2 कॉमा ले लूं, 2 जैसे मैं कॉमा लूंगा तो अंदर क्या बन जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये बन जाएगा। तो देख रहे हो क्या मिल रहा है,
इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कैप लिख सकता हूँ, यानी कि ए ये वाली चीज। तो बी किसके बराबर आया 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो बी वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में, क्योंकि देखो कंपोनेंट तो सेम ही है, आई के साथ में यहाँ पे भी 2 है और ऊपर भी 2 है, वाई जे के साथ में यहाँ पे भी 4 है और ऊपर भी 4 है, के साथ में यहाँ पे भी 6 है और ऊपर भी क्या है 6 है, यानी कि सेम डायरेक्शन है, क्योंकि कंपोनेंट से यानी कि तीनों दोनों में एक्स वाई जेड सेम डायरेक्शन में है। और क्या है, पैरेलल भी है, क्योंकि एक्स वाई जेड सेम डायरेक्शन में इधर की साइड और बी वाला भी इधर की साइड है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो बी है ये 2 टाइम्स है ए से, सिर्फ यही डिफरेंस है। और पैरेलल की कंडीशन तो होती है कि सेम डायरेक्शन, जब एक्स वाई जेड कंपोनेंट सेम आ गए तो सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन पैरेलल तो है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि अगर मेरे को सिंपली अगर बी का मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो इस तरीके से कर सकता हूँ बी का यूनिट वेक्टर कि इस तरीके से मैं करूं, ठीक है, यानी कि बी के कंपोनेंट का सीधा ऐसे लिखूं, यानी कि 4i + 8j + 12k। एक तो मेरे पास ये मेथड हो गया, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 और 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। एक तो इन सबको सम करके मेरे पास जो बी कैप की वैल्यू आई वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा किसका, बी का। और मेरे पास एक तरीके से ये भी है कि अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूं, यानी कि ए का यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा 2i कैप + 4j कैप + 6k कैप, और इनका स्क्वायर करके सम कर दो, यानी कि 4 + 16 + 32। जो भी मेरे पास ये ए वेक्टर आएगा, यानी कि जो भी मेरे पास ए यूनिट वेक्टर आएगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो यूनिट वेक्टर आएगा ये रियल में क्या होगा, ये बी का यूनिट वेक्टर होगा। क्योंकि देखो ना मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, और बाकी तो सेम ही डायरेक्शन के अंदर है ना दोनों, इसके भी एक्स वाई जेड सेम है, इसके भी एक्स वाई जेड सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। ये 2 मेरे को क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई किस तरीके से मैंने ये किया। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि बी का जो मेरे पास वेक्टर गिवन है इसका यूनिट वेक्टर निकालते हो या फिर सिंपली ए का यूनिट वेक्टर निकालते हो। ए का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो भी मेरे पास ये वैल्यू ये आएगी, लेकिन बी का निकालोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगी ए की। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है कि जो बी वेक्टर है, यानी कि बी जो यूनिट वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या मैंने समझाया अभी तक, ये अच्छे से, क्योंकि ये चीज है ना इंपॉर्टेंट, ये आगे काम आएगी हमारे वेक्टर के अंदर, इस वजह से मैं बार बार इसके ऊपर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। जितना भी अच्छे समझेंगे हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक तो मेरे पास ये जनरली मैंने ये बताया, ठीक है, ये तो क्या है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 1 है और पैरेलल है 1 है। लेकिन अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, m से मल्टीप्लाई मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस वाले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना है, मैग्नीट्यूड तो m हो गया, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है ए वेक्टर के। ये चीज जैसे कि हमारे पास पीछे जो क्वेश्चन था वो किस तरीके से आया था, वो इस तरीके से आया था, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो b का मैग्नीट्यूड तो कितना है, मैग्नीट्यूड तो हो गया 2 टाइम्स, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन एज ऑफ ए, जो ए की डायरेक्शन है, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई इसके अंदर कि जब कभी भी अगर आपको 2 वेक्टर गिवन हो और 2 वेक्टर में कुछ इस तरीके से कंडीशन बन रही है कि एक वेक्टर में कुछ एक डिजिट है वो कॉमन आ रही है, तो वो जो कॉमन होगी वो तो दूसरे वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा, और बाकी अगर सारे एक्स वाई जेड कंपोनेंट है वो सारे के सारे सेम है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं इसके साथ साथ के अंदर ही, जैसे कि मान लो मेरे पास इस तरीके से ए वेक्टर मेरे पास a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर मेरे को इस तरीके से है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इफ दे आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल है, क्या ये, अगर ये पैरेलल है तो इनकी कंडीशन क्या होगी, जो इनके कंपोनेंट्स है यानी कि a1 b1 c1 ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि इस तरीके से a1 अपॉन a2 किसके बराबर होगा,
B1 अपॉन B2 इस तरीके से, नहीं इस तरीके से होगा ये, यानी कि x ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के किस तरीके से होंगे, देखो x के बराबर होंगे, y के अपॉन y वाले बराबर होंगे, z वाले अपॉन z वाले बराबर होंगे इस तरीके से, यानी कि A1 अपॉन A2 जो यानी कि जो हम पीछे पढ़ रहे थे वो वाला ही, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी निकलेगी, यानी कि 1/2। अगर मान लो ये 1 है और ये 2 है तो आपस में क्या है, एक तरीके से ये 1/2 कुछ ना कुछ के वैल्यू निकल रही है ना इसकी, यानी कि कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि इस तरीके से समझ लो। अगर मेरे पास ये कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन निकलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लैम्डा मान लेता हूँ इस तरीके से। जो हमने पीछे वाली कंडीशन ये पढ़ी थी, बी वेक्टर 2 टाइम्स आ रहा था ए वेक्टर का, लेकिन ये पैरेलल कब माना गया, जब ए के एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट कोफिशिएंट और बी के एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट आपस में क्या थे, सिमिलर ले, तो ये सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए। सिमिलर यानी कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये कुछ ना कुछ आपस में बराबर आने चाहिए। बराबर कब आएंगे, जब इसके अंदर लैम्डा मैं कॉमन ले लूंगा, कुछ ना कुछ एक डिजिट कॉमन ले लूंगा, तब जाके ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो गए तो ये पैरेलल हो गए, और पैरेलल अगर होते हैं ये, तो जब आप A अपॉन लैम्डा A2 करोगे, इसी तरीके से B1 अपॉन लैम्डा B2 करोगे, C1 अपॉन लैम्डा C2 करोगे, तो कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, के समथिंग वैल्यू होगी उसकी। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है, आपस में उनके कोफिशिएंट सिमिलर जो कोफिशिएंट होता है एक्स वाई जेड, इनके रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है, यानी कि इक्वल आएगा। ये चीजें मैंने अभी बताई है। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर के साथ में देखो एक चीज और आती है, ये मेरे पास क्या बताया था, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो एक चीज ध्यान रखना, जो आई जे और के होंगे ये आपस में जरूरी नहीं कि बराबर आए, हो सकता है ये 1 हो सकता है ये 1 हो सकता है ये -1 हो। भाई इधर की साइड मैंने +1 कर दिया, पीछे की साइड जाएगा तो -1 जाएगा, और -1 का मतलब क्या है, -1 माइनस के का मतलब क्या है, ये तो क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है, और ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि किधर की साइड गया, -z के अंदर गया। लेकिन इसका जो वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो उसका 1 है, लेकिन माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन। इस वजह से मैंने क्या बताया, आई जे और के जरूरी नहीं कि आपस में बराबर हो, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 1 1 होगा, यानी कि इस तरीके से। दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर्स, खाली यूनिट वेक्टर आई जे के कैप ये बराबर हो, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सारे का सारा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कि यूनिट वेक्टर, यानी कि सबके सब किससे मल्टीप्लाई होंगे, 1 से मल्टीप्लाई होंगे। अगर सारे के सारे आपस में 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी ये यूनिट वेक्टर आपस में बराबर होंगे। अगर -1 से मल्टीप्लाई हो गए तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसी वजह से मैंने मॉडुलस लिया। मॉडुलस क्या करते हैं, आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, 8th के अंदर भी आता है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर -2 है तो उसको किसके इक्वल कर देते हैं, 2 के इक्वल कर देते हैं। 2 के इक्वल कहां से आता है, -2 का स्क्वायर करते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 का अंडर रूट 2। तो इस तरीके से ये वाली कहानी चलती है। तो ये आगे समझ में है कि जरूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर आपस में एक दूसरे के इक्वल हो, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि 1, यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, 1 होता है, तो 1 1 1 आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई जे के तो मेरे को क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो जरूरी नहीं कि डायरेक्शन आपस में इक्वल हो, एक की डायरेक्शन हो सकता है नेगेटिव हो जाए। अगर ये नेगेटिव होगा इस तरीके से, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होने, भाई ये दोनों तो चलो मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोनों हो जाए, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर्स कैन बी इक्वल बट नॉट ऑल 3 यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है। ये मैंने यूनिट वेक्टर का मतलब ये सिंपल वाला फंडा बताया मैंने, विदाउट मॉडुलस। ये चीज ध्यान देना, ठीक है, यानी कि आई जे के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर आएगा। यानी कि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड करता हूं तो क्या आएगा, ये किस तरीके से लिखा है, 1 आई कैप 1 जे कैप -1 के कैप। तो 1 और 1 तो आपस में बराबर है, लेकिन 1 और -1 आपस में बराबर थोड़ी है, लेकिन इनको इक्वल, सभी को इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो इनका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, यानी कि 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में -1 का मैग्नीट्यूड, यानी कि मॉडुलस। तो 1 इज इक्वल टू में 1 इज इक्वल टू में 1। तो ये चीज मैंने बताई आपको।
ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो तीनों का इक्वल होगा, लेकिन आपस में एक दूसरे के जरूरी नहीं होता कि ये सारे के सारे इक्वल हो एक दूसरे के। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहां तक ही रखते हैं यूनिट वेक्टर आज की हम। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर्स पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए वीडियो को। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।